मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथी 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूं। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में पाया था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के भारतीय संसदीय आम चुनाव में रायबरेली चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थीं, तो उन्होंने राज्य सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव में धांधली करने के लिए कैसे किया था। अगर हम 28 अगस्त 2010 को तमिलनाडु सरकार के सचिवालय में हुई जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक में तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि के दिए गए भाषण की जांच करें, तो हम ये समझ और पुष्टि कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने 2011 के तमिलनाडु राज्य विधानसभा आम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी को तैयार किया था, और कैसे श्री एम करुणानिधि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से जिला पुलिस अधिकारियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ काम करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए थे, और कैसे तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव और राजनीति में अंबु उदयम की लोकतांत्रिक भागीदारी को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया था। 1971 में श्री राज नारायण को राजनीति में हिस्सा लेने और चुनाव लड़ने का पूरा मौका दिया गया, जिसमें चुनाव के नतीजे लोकतांत्रिक तरीके से घोषित किए गए, और चुनाव आयोग ने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चुनाव के नतीजे की पुष्टि की। लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संबंधित उम्मीदवार श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत में चुनावी गड़बड़ी और धोखाधड़ी को सही ठहराया। इसी तरह 2009 में जब मैं सेम्बूत से एम सुभाष बाबू अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पहचान अंबु उदयम से पॉलिटिक्स में आया और चुनाव लड़ा, तब तमिलनाडु की सरकार में रूलिंग पार्टी अंबु उदयम काची का कैंडिडेट होने के नाते कैसे मैं सेम्बूत से एम सुभाष बाबू मिस्टर एम करुणानिधि की सरकारी धोखाधड़ी का शिकार हुआ, और उसी समय कैसे देश में नकली डेमोक्रेसी लागू की गई, बिना किसी पॉलिटिकल न्यूज़ और इलेक्शन की न्यूज़ को मीडिया के जरिए भारत के लोगों तक लीक किए। अंबु उदयम के बारे में, और 16 साल बाद आज 25 अगस्त 2025 को अब अंबु उदयम काची की तरफ से 28 अगस्त 2010 को मैं यह मामला फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ला रहा हूँ। 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी धोखाधड़ी के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया, तो उन्होंने फैसले के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और एक व्यक्ति के रूप में उनके खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में फैसले को चुनौती देने के बजाय उन्होंने इस आधार पर अदालत के सामने मामला लाया कि सत्ताधारी पार्टी का इरादा, सत्ताधारी पार्टी के विचार सरकार की कानूनी राय है, जिसका वह उस समय केंद्र सरकार के रूप में, शासक के रूप में, सत्ताधारी पार्टी के रूप में, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा थी, कानून की अवधारणा थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में सुप्रीम कोर्ट में एक अनुकूल निर्णय मिला, जब निचली ट्रायल कोर्ट ने एक व्यक्ति के रूप में चुनाव धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ फैसला सुनाया। बाद में केंद्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के लिए आंतरिक और बाहरी खतरों और देश की सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्होंने भारत देश गणराज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस बारे में जब ये दो पॉलिटिकल पार्टियां, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, जो सरकार में थीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिकों के पॉलिटिकल अधिकारों को छीनती रहीं, जब ये दो पॉलिटिकल पार्टियां जो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी हैं, नागरिकों के डेमोक्रेटिक अधिकारों को छीनती रहीं
और इस तरह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के खिलाफ गलत डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिकल इलेक्टोरल फ्रॉड करती रहीं और इस तरह सरकार को अपने हाथ में रखती रहीं। रूलिंग पार्टी और इन दोनों की विरोधी पार्टी बारी बारी से सरकार में होने के नाते इंडिया के इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सरकार में हो सकती हैं। इस तरह का डेमोक्रेटिक फ्रॉड और डेमोक्रेटिक हत्या कर रही हैं जब अंबु उद्यम काची जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है और देश के नागरिकों के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अधिकारों की एडमिनिस्ट्रेटिवली रक्षा करने की जरूरत के हिसाब से काम करती है, तो डिफेंस डिपार्टमेंट को देश के गवर्नेंस की पावर अंबु उद्यम काची को क्यों नहीं सौंप देनी चाहिए? इसमें क्या गलत है? भारत का चुनाव आयोग जो चुनावों में नोटा का समर्थन करता है, उसे इसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ अंबु उद्यम काची आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर कोई ऐतराज है? भारत गणराज्य में लगभग 145 करोड़ की आबादी के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के अनुसार देश में राजनीतिक पार्टियों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, देश और राज्य की हालत और नागरिकों की हालत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के उन नागरिकों को जो राजनीतिक कारणों से चुनावों में वोट देते हैं, चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से अपने किसी साथी नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका देता है। साथ ही अगर वे चुनावों में अपने किसी साथी नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के नागरिकों को लोगों के टैक्स के पैसे खर्च करके और नोटा का समर्थन करके चुनावों में वोट देने का एक दूसरा तरीका देता है। दुनिया के दूसरे देशों में चुनावी प्रक्रियाओं में नोटा को लागू करने और उसके लागू होने के आधार पर दूसरे देशों का उदाहरण लेकर इसे अपने देश में लागू करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब अंबु उदयम के इस निर्णायक राजनीतिक नजरिए का समर्थन क्यों नहीं करेगा? उसके आधार पर भारत के चुनाव आयोग को अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अंबु उदयम की पॉलिटिक्स के रुख के आधार पर यह अहम फैसला लेने में क्या मुश्किल हो रही है? अंबु उदयम की यह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन देशों के लिए एक मिसाल बनेगी जहां दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेटिक देशों में ऐसी नकली डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस चल रही हैं। भारत के चुनाव आयोग को, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लोगों के रुख से निकली अंबु उदयम की पॉलिटिक्स के आधार पर यह अहम फैसला लेकर इसे अभी लागू क्यों नहीं करना चाहिए ताकि भारत का चुनाव आयोग भविष्य में दुनिया के दूसरे ऐसे ही देशों के लिए एक मिसाल बन सके? अंबु उदयम वह ईमानदार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2009 से जब भी हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़े हैं, हर स्टेज पर और हर दौर में, यहाँ तक कि जब हमने अंबु उदयम की अपनी पर्सनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तहत काम किया है, और यहाँ तक कि भारत के चुनाव आयोग के पास अंबु उदयम पार्टी के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर होने के बाद भी सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हुए भी वे इसी तरह की गड़बड़ियां और फ्रॉड करते रहे हैं। जब मैंने एक इंसान के तौर पर पॉलिटिक्स की और चुनाव लड़ा, तो जमीन पर उसी रूलिंग पार्टी के मेंबर के जुल्म और सरकारी सिस्टम में डिपार्टमेंट लेवल पर अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट से मुझ पर असर पड़ा। मैं एक लीडर के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर पॉलिटिक्स कैसे कर सकता हूँ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर होने के बाद भी मुझे ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ एक भारतीय नागरिक के तौर पर? मैं एडमिनिस्ट्रेशन में किस पर भरोसा कर सकता हूँ कि वह पॉलिटिक्स करेगा और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से किसी के लिए जिम्मेदार होगा?
क्या वह कोई वादा करेगा? क्या वह जिम्मेदारी लेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ चुनाव कराने और पार्टियों को रजिस्टर करने का काम देखता है, ये सब देखेगा? अगर हम कहें ये प्रभावित पार्टियों का प्राइवेट मामला है, उन्हें खुद इसका ध्यान रखना चाहिए, तो हम देश में सरकार में पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा प्रभावित पार्टियों के खिलाफ किए जा रहे इस नुकसान और जुल्म को कैसे कम कर सकते हैं? हम उन पार्टियों द्वारा किए जा रहे जुल्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो यह नुकसान पहुंचा रही हैं? जब एक आम नागरिक राजनीति और चुनाव में हिस्सा लेता है और फिर डेमोक्रेसी में अगले लेवल पर जाता है, तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये जुल्म करती रहती हैं। अगर अभी हालात ऐसे हैं, अगर हम देश में इन कामों को जारी रखेंगे, तो हम इन पॉलिटिकल क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल गुंडों को सरकार में हिस्सा लेने से कैसे रोक सकते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान होने वाले जुल्म को नहीं रोक सकता, तो बाद में चुनाव कराने का क्या मतलब है? उन्हें क्यों कराना चाहिए? जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भारत गणराज्य के बॉर्डर इलाकों में जंग के ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन करता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन को अंदरूनी तौर पर चुनाव कराने चाहिए। तभी भारत का इलेक्शन कमीशन भारत गणराज्य और अंबु उदयम के नागरिकों का भरोसा जीत पाएगा। जैसे भारत सरकार ने श्रीलंकाई तमिल मुद्दे के सिलसिले में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, वैसे ही भारत का इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में एक बार डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराता है। यदि लोकतंत्र की यह स्थिति है, तो भारत में चुनावों के माध्यम से लोगों को वे राजनीतिक लाभ कैसे मिलेंगे जिनकी वे अपेक्षा करते हैं? इसमें शामिल लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव आयोग को इसकी चिंता है? इसीलिए जब अंबु उदयम देश में व्याप्त वर्तमान राजनीतिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं और सत्ताधारी दल की अनुचित लोकतांत्रिक प्रथाओं के कारण हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाते हैं, तो हम सत्ताधारी पार्टी की सरकार में बुरे जनप्रतिनिधियों के बारे में कई बातें बताने के लिए बाध्य होते हैं। हम देखेंगे कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है। अगर मैं अदालत में जाकर इस पर फैसला भी लूंगा, तो ये कहा जा सकता है कि यह सामने आएगा। लेकिन 1975 में हम पहले ही देख चुके हैं कि सत्ताधारी पार्टी की सरकार के कारण देश में क्या हुआ। अंबु उदयम इस मामले में राजनीति और प्रशासन को समझते थे। यहाँ मैं आपको पिछली 2 घटनाओं की याद दिलाना चाहूँगा। राजनीतिक रूप से मैं यहाँ अंबु उदयम की ओर से जो बात बताना चाहूँगा वह ये है कि हमारी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती की हत्या के बाद देश में जो हिंसा हुई, नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन माना गया। पीड़ितों ने हिंसा के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ सरकार से शिकायत की। उस समय एक बिजनेसमैन और सांसद श्री सरनजीत सिंह, जिन्हें पूरा आर्थिक नुकसान हुआ था, ने कहा, सरकार को हिंसा भड़काने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से ये भी अपील की कि जो नेता लोगों के बीच हिंसा भड़काते पाए जाएं, उन्हें अगले चुनाव में लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और ये ताकतें आतंकवादियों से भी बदतर हैं। ये भावना कि हिंसा भड़काने वाले नेताओं को डेमोक्रेटिक तरीके से राजनीति से सामाजिक रूप से बाहर कर देना चाहिए, इस भावना की अभिव्यक्ति है कि चुनाव एक ऐसा निर्माण है जो भारत के डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करता है, जिसे हमें भारत गणराज्य के नागरिकों के तौर पर चुनावों में वोटर के तौर पर हमेशा याद रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अंबु उदयम की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री के सी पंत ने कहा था,
नवंबर 1989 में गुजरात के स्टेट मिनिस्टर श्री वल्लभभाई पटेल की हत्या और इलेक्शन कैंडिडेट श्री संजय सिंह को गोली मारना पॉलिटिक्स में गुंडों के दबदबे के उदाहरण हैं। उस समय उन्होंने वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टियों और भारत सरकार को इस तरह चेतावनी दी थी। नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल लाइफ में क्रिमिनल्स और गुंडों का दबदबा बढ़ रहा है। अगर हम अब कुछ समय के फायदे और रीजनल भावनाओं के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो इससे भविष्य में देश को बहुत दुख होगा। अब समय आ गया है कि जो लोग सच में डेमोक्रेसी में दिलचस्पी रखते हैं वे लोगों के बीच डेमोक्रेटिक आधार पर इसे पॉलिटिक्स में मजबूत करें। पॉलिटिकल पार्टियों में क्रिमिनल्स का दबदबा बढ़ रहा है। अच्छे इरादे वाले सभी लोगों को इन क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकालने के लिए आगे आना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर श्री के.सी. पंत का भाषण देश के हित में है। हमें इसे एक डेमोक्रेटिक देश भारत में लोगों के पॉलिटिकल कर्तव्य का एक रूप मानना चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके के राज के दौरान हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 1991 के आम चुनावों के लिए कैंपेन करते समय एक ह्यूमन बम से हत्या कर दी गई थी। इसी तरह तमिलनाडु में एआईएडीएमके के राज के दौरान 2003 में मंत्री टी कृष्णन की हत्या कर दी गई थी। मंत्री मरियम पिचाई की 2011 में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता सितंबर 2016 से दिसंबर 2016 में अपनी मौत तक 75 दिनों तक मेडिकल ट्रीटमेंट लेती रहीं। जब लोगों में इस बारे में शक पैदा हुआ तब भी रूलिंग पार्टी सरकार और एआईएडीएमके पार्टी ने एक सरकार और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लोगों को इसे साफ करने के लिए कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि यह संबंधित पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी और सेंट्रल पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी थी और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नेशनल और स्टेट लेवल पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के एमपीएस और एमएलएस ने संबंधित सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद रूलिंग पार्टियों से एक भी सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा उन्होंने अपने साथी एमपीएस और एमएलएस के साथ हुई इन अजीब घटनाओं के बारे में राज्य तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी द्वारा संभाली गई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कोई सवाल नहीं उठाया। जब हम देखते हैं कि ये सभी असाधारण घटनाएं किसी भी तरह से शासकों की राजनीतिक स्थिति और चुनाव में भागीदारी पर असर नहीं डालती और न ही केंद्र सरकार और राज्य विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई संकट पैदा किया, जब ये सब देश में हुआ, तो ये साफ है कि इन राजनीतिक पार्टियों का पूरा मकसद सिर्फ लगातार सत्ता में बने रहना था या सरकार में सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी के तौर पर बारी बारी से अपनी जगह बनाए रखना था। उन्हें देश में किसी और चीज की कोई चिंता नहीं है। साथ ही जब सत्ताधारी पार्टी इन राजनीतिक हत्याओं, राजनीतिक अपराधों और सरकारी नीति के मामलों पर फैसले ले रही होती है, तो इस समय दूसरी पार्टियां राज्य के लोगों की कानून व्यवस्था की स्थिति और देश की हालत के बारे में सवाल नहीं उठाती। जैसा कि पिछले केंद्रीय मंत्री और लोगों के प्रतिनिधि करते थे, लोगों के अपने साथी प्रतिनिधियों के खिलाफ इन असाधारण घटनाओं को देखते हुए हमें इन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, सत्ताधारी पार्टी, विपक्षी पार्टियों और शासकों पर सवालिया निशान लगाना होगा कि जब इस मामले में उनके द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई सही नहीं है, तो वे आम नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में कैसे चिंतित हो सकते हैं। जो भी हो, यह मुद्दा लोकतंत्र में तभी हल होगा जब आम लोग इस राजनीतिक दांवपेच को समझेंगे। हमें तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो लोग शासकों के साथ सरकारी सेवा में हैं।
वे अब लोकतंत्र में साथी नागरिकों के तौर पर यह राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। ये संभव है। जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था तो अदालतों का इतिहास, संवैधानिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून मेरे पसंदीदा विषय थे। इसलिए मुझे राजनीतिक इतिहास पता है, मुझे प्रशासन पता है, मुझे अदालत का इतिहास पता है, मुझे अदालत के बारे में पता है, मुझे अदालत की कार्यवाही के बारे में पता है, मुझे सरकार के बारे में पता है, मुझे इसमें सत्ताधारी पार्टी की भूमिका और राजनीति के बारे में पता है, और यह व्यवहार में कितना जटिल है और इसके लिए संभावित तत्व क्या हैं। अपनी शुरुआती कानूनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैंने कुछ समय सरकारी वकील के साथ बिताया। मुझे सरकारी फाइलों और राजनीति के बारे में भी पता है। उसी आधार पर मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इससे निपट सकते हैं, के आधार पर राजनीति में आया। मैं राजनीति कर रहा हूँ जब मैं देश में हर जगह समस्याएं देखता और उनसे मिलता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वह कौन सी आम जगह है जो मेरे हर दौर के विचारों के आधार पर इसका समाधान दे सकती है, और उसी आधार पर फैसला लेता हूँ। और उसी आधार पर मैं राजनीति में आया, हर समस्या को अलग अलग जाकर सुलझाने के बजाय। हम सरकार के तौर पर सत्ताधारी पार्टी की स्थिति में कैसे आ सकते हैं और वहां बैठकर एक समस्या के मूल आधार पर देश की पूरी समस्या को कंट्रोल में ला सकते हैं। हम इसे प्रशासनिक रूप से कैसे अंतिम रूप दे सकते हैं। यही वह आधार है जिस पर मैं राजनीति में आया। इसीलिए मैं राजनीति में आने के बाद से अब तक जितनी भी असाधारण चीजों का सामना किया है, उन्हें सामान्य मानकर उनका ठीक से सामना कर पाया हूँ। मैं इस समय कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं अंबु उदयम काची के साथ हुई हर बात, जिस समस्या का मैं अभी सामना कर रहा हूँ, उसे कोर्ट में ले जाऊं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि मुझे कोर्ट की कार्रवाई पर विश्वास नहीं है। 16 नवंबर 2017 को हमने अंबु उद्यम पार्टी की ओर से तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के समक्ष एक हलफनामा और 7 सहायक दस्तावेज जमा किए। इस आयोग का नेतृत्व रिटायर्ड हाई कोर्ट जज श्री अरुमुगासामी कर रहे थे। यह आयोग तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता की मौत के रहस्य की जांच के लिए बनाया गया था। अंबु उद्यम पार्टी द्वारा जांच आयोग को जमा किए गए 7 दस्तावेज उस समय के पत्र हैं जब तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता की मौत के रहस्य की जांच के लिए आयोग गठित होने से पहले कहा जाता है कि वह अचानक बीमार पड़ गईं और 22 सितंबर 2016 को उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और 75 दिनों तक उनका इलाज चला। बाद में तमिलनाडु सरकार ने 5 दिसंबर 2016 को उनकी मौत की ऑफिशियल घोषणा की। इस दौरान रूलिंग पार्टी ने पुलिस और ज्यूडिशियरी के जरिए उन लोगों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जिन्होंने उनकी सेहत और उनके इलाज के तरीके पर जनता से शक जताया था। उनकी मौत के बाद, जिस दौरान भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और तमिलनाडु विधानसभा के सदस्यों ने मीडिया में उनकी मौत पर राजनीतिक विवाद और शक जताया। ये राजनीति तमिलनाडु में सरकार के राज में नॉर्मल तरीके से चल रही थी। उस दौरान सरकार ने उन लोगों के इन कामों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रूलिंग पार्टी ने सिर्फ मजे से ये सब देखा, क्योंकि जब वे खुद उस सरकार में लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? क्या वे डेमोक्रेटिक नेताओं में संत हैं? इस आधार पर आप नीचे दी गई जानकारी से जानेंगे कि रूलिंग पार्टी ने सरकार की तरफ से उन्हें राजनीतिक माहौल में राजनीतिक संत दिखाने के लिए एक जांच कमीशन बनाया था। इस दौरान अंबु उदयम पार्टी के प्रेसिडेंट एम.
सुभाष बाबू की तरफ से भारत के माननीय प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी और भारत के माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए खतों में मैंने देश में हो रही घटनाओं, उस समय के पॉलिटिकल हालात, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए सही हालात, देश और लोगों के हितों, अंबु उदयम पार्टी की पॉलिटिकल पोजीशन और सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के आधार पर लिखा था। इसके अलावा सुश्री जयललिता की मौत के बारे में कुछ पेज और कुछ लाइनें उन खतों में यूं ही शामिल कर दी गईं। यही मैंने अंबु उदयम पार्टी की तरफ से सरकारी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी को जमा किया था। अपनी तरफ से फाइल किए गए एफिडेविट में मैंने कहा था कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में मेरा हिस्सा एक व्यक्ति के तौर पर नहीं था, बल्कि पूर्व चीफ मिनिस्टर की मौत के आसपास के रहस्य की जांच करने वाले इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में सरकार की तरफ से था। 145 पन्नों के हलफनामे में 461 सवाल थे और 159 से अधिक व्यक्तियों की पहचान की गई थी, जिनसे पूछताछ की जानी थी और इसे आयोग को मेरे बयान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अंबु उदयम पार्टी की ओर से मैंने आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें शामिल मामलों के आधार पर आयोग ने सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ अपनी जांच की। हालांकि मैंने आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसके आधार पर मैंने आयोग को और अधिक विवरण के साथ एक और हलफनामा दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुझे किसी भी स्तर पर आयोग ने नहीं बुलाया था। मैंने आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसके आधार पर, हालांकि यह आयोग के विवेक के भीतर है कि वह मुझे बुलाए या नहीं, लेकिन इसके लिए मजबूर या बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने हलफनामे के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उनके आधार पर जांच आयोग ने मेरी भागीदारी के बिना मामले का ध्यान रखा। अंबु उदयम नागरिकों की अपनी राजनीति।